हाँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल की डिटेल। तो अब आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको दिख रहा हूं, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जिन्होंने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिनके 3 4 5 चैप्टर का बैकलॉग है, एक अपना टाइम टेबल बना लो फिक्स, 2 घंटे डेली, 3 घंटे डेली, करंट के साथ। ऐसा नहीं कि करंट आपका पीछे छूट जाए, इसके साथ आपको करना पड़ेगा। दूसरा बेटा, मैं होमवर्क साथ के साथ दे रहा हूं और डीपीपी के लिए मैं बता देता हूं बेटा, डीपीपी के क्वेश्चंस मैं खुद से बनाता हूं। मतलब आपको मैं अगर आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चंस मैं खुद से बना रहा हूं। आप क्या करो, किसी भी क्वेश्चन को लो और उसको किस पे डालो, गूगल पे, आपको जनरली उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से बना रहा हूं ताकि आपकी डीप प्रैक्टिस करा सके, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए आपसे, है ना? ठीक है, होमवर्क डन, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का मैंने मैसेज वहां पे देख लिया था कि आपने हाँ क्वेश्चंस कर लिए हैं, होमवर्क कंप्लीट किया है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस एक बार रिवाइज कर रहा हूं बेटा। देखो, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने कल एक बच्चे का मैसेज देखा था, वो कह रहा था क्या सर सारी डीपीपी चैप्टर खत्म होने के बाद करें। मैं आपसे एक चीज बताता हूं, हमें कई बार क्या होता है, हम लोग अपने हाथ पर ऐसे सुई चुबाकर ऐसे चेक करते हैं क्या चुभ रही है। तो अगर मुझे पता है वो चुभेगी तो जरूरत क्या है चुबाने की। मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको ये चेक क्यों करना है कि आप भूल गए हो कि नहीं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने चेक कब करना है, जब आप फुल सिलेबस के टेस्ट या पार्ट टेस्ट दे रहोगे तब चेक करो ना। अभी तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा याद होगा। तो अपने मतलब बेटा बिना बात के लॉजिक मत यूज किया करो कि हम लास्ट में जाकर बनाएंगे, नहीं, साथ के साथ बनाओ ना, प्रैक्टिस तो साथ के साथ होती है। क्लियर बेटा? हाँ, कैप्टन, सूरज, अंकुश, आरिफ, प्रतीक, निराश, राजमन, प्रीथा, ठीक है, देवेंद्र, श्वेता, तौसिफ, इन लोगों ने मतलब होमवर्क सबने किया है, ठीक है। इर्शु, हाँ, जो नहीं बन रहे हैं, और 6 स्टेप में रिपीट कर देता हूं, ठीक है। काफी सारे बच्चों का नाम मैंने ले लिया है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर सबका नाम लो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हैंड रिटन नोट्स मैंने नहीं दिए, मैं आज आपको सेंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए तो मैं आज सेंड कर रहा हूं आपको। मैं आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। इसलिए लाइव क्लास कई बार अच्छा होता है कि आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं मैंने क्या नहीं दिया, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे अब लाइव पढ़ रहे हैं और ड्रॉपर बैच में आ गए हैं। क्या पूरा दिन आप में से बहुत सारे बच्चों का इसमें चला जाता है, लेक्चर देखना, नोट्स देख बनाना? इसमें बेटा ये जो टाइम जाता है ना, ये आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट अभी करना पड़ेगा। 1-2 महीने जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपने 2x पे देखना है, 1x पे देखना है, कैसे करना है, ये आपको फिर अपने हिसाब से करना होगा, ठीक है। अभी 1 महीना 1.5 महीना आपको सेट होने में लगेगा कि सारी चीजें कर पा रहे हो। पर काम ये करो कि डेली का डेली होमवर्क करते रहो। जो भी आपको काम मिल रहा है डेली का डेली उसे कंप्लीट करो। मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली थी, ये छोटी छोटी लड़ाई होती है जो हम डेली लड़ते हैं और जीतते हैं। जब ये हम छोटी छोटी लड़ाई डेली जीत लेंगे तो उस दिन एक बड़ी लड़ाई या बड़ी वॉर हम जीत पाएंगे। और उस बड़ी जीत की तैयारी है बेटा ये, आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस बड़ी जीत की तैयारी है। तो इस मोटिवेशन को अपने अंदर बनाए रखो। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ था और आपके मार्क्स कम आए थे, आप उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने रूम में लगा लो, है ना, और उसके नीचे लिख दो कि मुझे करना है, मुझे इस साल सिलेक्ट होना है। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी देखो बेटा, मोटिवेशन 2 तरीके से आती है, एक दूसरों की सक्सेस से, दूसरा अपने फेलियर से। अपने फेलियर वाली मोटिवेशन ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो आपको सही चीज बताएगी कि आपने कहां गलती करी और आपको अब दोबारा फेल नहीं होना, इससे आएगी। इस बात को अपने दिमाग में रखकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि जैसे जो आज का डे है, मान लो हम 12 नवंबर में है, तो 12 दिसंबर तक का एक टारगेट रखो कि 1 महीने में मैंने कोई चीज नहीं छोड़नी। जो भी मेरे सामने आ रही है उसको सही से पढ़ना है, रिवाइज करना है, सारी डीपीपी बनानी है, सारी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सब करते हुए चलना है। छोटे छोटे पैकेट में तैयारी करो, बनता रहेगा बेटा। क्लियर है? हाँ, ठीक है बेटा, क्लियर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? हाँ
बिल्कुल सही है बेटा। हैंड रिटन नोट्स आपके कहां मिलते हैं बच्चे? ये जो जब आपका ये जो लेक्चर आता है उसके बाद आपके पास जो वीकली शेड्यूल होता है उसमें आप जाते हैं, लेक्चर के वहां पर डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वहां आपको डीपीपी मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी वर्कशीट वगैरह सब वही मिलेगी। क्लियर? हाँ सही है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा, पेपर मई में होने के तो बहुत कम चांसेस है ना, मे बी जून जुलाई तो मिनिमम जाएगा, मई में नहीं होगा बेटा पेपर, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग नहीं हुई है, फिर काउंसलिंग खत्म होगी, फिर क्लियरेंस आती है तो उसके बाद होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 रेस्पिरेशन इन प्लांट में, और यहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस का रिवीजन करेंगे और क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, लास्ट के 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी उन्हें प्लीज देखिए, आपको फायदा होगा। और इस लाइव लेक्चर में आप अपनी चीजें समझने की कोशिश कीजिए, कुछ लॉजिक में डेवलप करूंगा। लास्ट क्लास में जो मैंने कल इवनिंग में दी थी, बहुत सारे बच्चे शायद मिस किए होंगे, अगर मिस किया तो देखना उसे। कल इवनिंग में मैंने ग्लाइकोलिसिस का एक एक्स्ट्रा लेक्चर दिया था, उसमें सारे पॉइंट कवर किए थे। अब मैं अपनी बातें रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, क्योंकि फूड को ऑक्सीडाइज करना है। फूड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी ऑक्सीडेशन करके हम एनर्जी बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो हम कहते हैं वो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का मतलब आप कार्बन को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हो। कार्बन जो मेरे पास शुगर है वो अल्कोहल की फॉर्म में या एल्डिहाइड की फॉर्म में होती है, आप उसको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप CO2 बनाते हो। तो आपको जब बोला जाएगा ऑक्सीडेशन कैसी है, स्टेप वाइज, हर एक स्टेप में ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एनर्जी बनती है, और साथ में H+ और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एनर्जी को हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं ATP में, और एनर्जी H+ और इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाते हैं NADH। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, और ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन 2 लोकेशन पर होगा। एक होगा मेरे पास साइटोप्लाज्म में और दूसरा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपको कभी डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, कोई और ऑर्गेनल इन्वॉल्व नहीं होती। कल एक बच्चे ने पूछा था क्या क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट में रेस्पिरेशन नहीं होता। जो ATP बनती है वो लाइट की एनर्जी से डायरेक्टली बन रही होती है, उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताया था। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक फूड की फॉर्म में है जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लिवर के अंदर और मसल के अंदर। तो जो लिवर के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूट जाता है जब भी जरूरत होगी हमें। अब ग्लूकोज हर एक सेल यूज करता है। ग्लूकोज क्या करता है? हर एक सेल यूज करता है। जब वो ग्लूकोज यूज कर रहा होता है हमारा सेल, तो हम ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत लंबी फास्टिंग पर हूं जिसमें मैं बाहर से खाना नहीं खा रहा, तो मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन 2 या 3 दिन का होता है, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। जब 2-3 दिन का ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो फिर ग्लूकोज नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? फैट को यूज कर सकते हैं या प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपके सेल में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिन्हें आप रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हो। वो प्रिफरेबली मतलब वो मेनली ग्लूकोज यूज करते हैं, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो बाकी चीजें भी उसमें जाकर एनर्जी बना सकती हैं। उन बाकी चीजों में क्या क्या है? फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, और मेरे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तो है ही। तो नॉर्मली हम ग्लूकोज यूज करते हैं। प्लांट के केस में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। तो रूट सेल में क्या चीज आती है? सुक्रोज आती है। अब सुक्रोज 12 कार्बन की शुगर है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है। सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। आपको याद आ रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि बेसिकली कैसे आपने समझना है चीजों को, कि आपने ये समझना है कि मेनली कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आप रेस्पिरेटरी पाथवे कह रहे हो। उसमें से पहला पाथवे ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया था। ग्लाइकोलिसिस में आपने ये समझना है कि टोटल कितने रिएक्शन होते हैं? 10।
रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि काफी सारे रेस्पिरेटरी पाथवे हैं और वो दो ही जगह होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया, या दोनों में हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो पाथवे है जिसे आप ग्लाइकोलिसिस कह रहे हो, ग्लाइकोलिसिस का मतलब हम शुगर को तोड़ेंगे। यहां शुगर के तोड़ने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता प्लांट में जिसे आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हो। प्लांट के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेरे पास जितनी भी ऑक्सीजन हर एक पार्ट को चाहिए उतनी उसके अंदर मतलब इजीली डिफ्यूजन से आती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाती। प्लांट की एनर्जी की नीड कम है, इसलिए उसको कम ऑक्सीजन चाहिए, जो स्टोमेटा और लेंटिसेल से पूरी हो जाती है। और डीपर टिश्यूज डेड होते हैं किसमें? स्टेम और रूट में। लीफ में तो डीप टिश्यू होंगे ही नहीं क्योंकि लीफ चपटा फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो अब मैं आपको ग्लाइकोलिसिस की एक बार डिटेल रिवाइज कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जहां भी आपको डाउट होगा आप मेरे से पूछेंगे। क्या हम ग्लाइकोलिसिस रिवाइज कर सकते हैं? एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है? 11:17। हम यहां से 10 मिनट लेंगे ग्लाइकोलिसिस के एक एक पॉइंट को रिवाइज करना, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे किस पे? लिंक रिएक्शन पे। क्लियर है? चलिए बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं पहला बता देता हूं, मैं आपको अलग से पीडीएफ की फॉर्म में टेस्ट जो रहेगा वो मंडे से देना स्टार्ट करूंगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का हर एक चैप्टर का मैं इंडिविजुअल पीडीएफ की फॉर्म में भी टेस्ट कराऊंगा ताकि चीजें रिवाइज करते रहें। क्योंकि आपका बैच स्टार्ट हुआ है, मान लो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास, या हम लोग बेसिकली अक्टूबर में स्टार्ट करें, तो आपके पास रिविजन का उतना टाइम नहीं होगा, तो साथ के साथ आप रिवाइज करें, है ना? ठीक है, क्लियर है? हाँ। और जब भी ध्यान से सुने बेटा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बोल रहे हैं तो आपने क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने अपने उसको नहीं देखना, लेक्चर को देखना नहीं है। आपने सिर्फ अपने जो नोट्स आप लिख रहे हो, मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं वो लिखते हो, या आप खुद के से बनाते हो, या आप क्या करते हो, आपको जो हैंड रिटन देता हूं वो लिखते हो, उनको रिवाइज करना है और डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी सॉल्व करते वक्त दोबारा सॉल्व करनी है बेटा। मैं डीपीपी ऐसी बनाता हूं कि आपको याद नहीं होगी, हर बार आपको फिर से नई सॉल्व करनी ही पड़ती है उसे। ऐसा नहीं हो सकता आप रट सकते, उसमें कुछ लॉजिकल चीजें भी होती हैं, तो आपको सॉल्व करोगे दोबारा से, फिर आपको वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है? डीपीपी कमिंग सून का मतलब होता है डीपीपी अभी इसकी अपलोड नहीं हुई है, जैसे लेक्चर खत्म होगा अपलोड होगी। कुछ डीपीपी के आंसर अगर आपको गलत लगते हैं तो चैट में लिखो, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से बेटा, मैंने आज का गोल रहने वाला है, हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। बहुत फोकस करके पढ़ोगे तो आ जाएगा आपको। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, होमवर्क क्या था हमारे पास, हमने फोटोसिंथेसिस की एक वर्कशीट दी थी आपको कल, तो मुझे लग रहा है आप में से कर ली होगी। डीपीपी 1 रेस्पिरेशन की बेटा कल का होमवर्क था ये, और ग्लाइकोलिसिस आपने लिख लिया होगा। आज का होमवर्क मैं दोबारा लिख रहा हूं, आज का होमवर्क लिख रहा हूं मैं। आज का होमवर्क आपको क्या करना है बेटा, आपको रेस्पिरेशन की एनसीईआरटी पढ़नी है जितनी मैं करा दी। रेस्पिरेशन की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की एनसीईआरटी एक बार और पढ़नी है। अगर आपके पास समय बच रहा है तो फोटोसिंथेसिस की एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, क्लियर है। और मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एक असाइनमेंट अरेंज करके दूंगा फोटोसिंथेसिस का, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाला। देखो हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट दो तरीके से दे रहे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन दे रहे हैं स्टार्टिंग में, और एक मुश्किल क्वेश्चन का असाइनमेंट देंगे जिसे हम सक्षम बोलेंगे। मतलब अभी तो हम दे रहे हैं आपको अभ्यास, अभ्यास मतलब वो क्वेश्चन जो नॉर्मल नीट का लेवल है, तो मैं हल्का सा लेवल इंक्रीज करूंगा तो वो भी दूंगा, वो मिलेगी आज आपको। या अगर आज आपको वो नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, रेस्पिरेशन की एनसीईआरटी और डीपीपी 3 कर लेनी है ना, 03 कर लेनी है, और एक बार सारे जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस को उसको रिवाइज करने हैं। तो ये आज का होमवर्क रहेगा आपका, क्लियर है ना। और ये कल का होमवर्क था आपका जो आपने किया होगा, जिस बच्चे ने नहीं किया कंप्लीट करो, डेली का डेली होमवर्क करना है, क्लियर है बेटा। अच्छा, वर्कशीट कहां मिलेगी बेटा, जहां आपकी डीपीपी मिलती है वहीं वर्कशीट मिलती है। आपको क्यों नहीं समझ में आता, वर्कशीट भी पीडीएफ की फॉर्म में होती है। वर्कशीट क्या होता है, जो बच्चा नया है सुन लो, वर्कशीट एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स होता है।
फिल इन द ब्लैंक्स या मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन देता हूं तो तुक्के मार सकते हैं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें तुक्के नहीं मार सकते। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें बनाता हूं जिसको सोचना पड़ता है हमें। क्लियर है? चले आगे। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप रिवाइज कर रहे हैं, यहां आ जाओ। चलो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप रिवाइज कर रहे हैं और हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, इसे कॉन्सेप्ट रिवीजन लिख रहे हैं। फोकस करना जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा, ध्यान से सुना। मैंने आपको 2-3-4 मिनट लेने, इससे ज्यादा नहीं। देखो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती कहां पर है, लोकेशन आपको याद करना है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस आपके बॉडी के कौन से सेल में नहीं होती, सब में ही होती है। हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, हम एनिमल सेल में काउंट होंगे, और एक प्लांट सेल होता है, रूट सेल प्लांट सेल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैसा सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, हर तरह के सेल में ग्लाइकोलिसिस होती है। और हम क्या मानते हैं, ग्लाइकोलिसिस को एनएरोबिक प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। यहां तक समझ में आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में अकेला मेथड है एनर्जी बनाने का, हम ये भी मानते हैं। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एंजाइम है बेटा? 10 एंजाइम है। टोटल कितने एंजाइम है? 10 एंजाइम है। 10 एंजाइम का मतलब टोटल स्टेप कितने हैं? 10। टोटल स्टेप कितने हैं? 10। 10 एंजाइम 10 स्टेप। उसके बाद मेरे पास कौन से स्टेप रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है? फर्स्ट, थर्ड और 10th, पहला, तीसरा और 10वां स्टेप। फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप क्या है बेटा? हमारे पास रिवर्सिबल है। बाकी के सारे स्टेप क्या होते हैं? हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। पहला, तीसरा, 10वां स्टेप इरिवर्सिबल है। अब आपको एक चीज समझनी है कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, उसका मेन कंट्रोल इरिवर्सिबल स्टेप पर होता है। तो पहला स्टेप, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, पहला स्टेप कॉमन नहीं है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो मेन कंट्रोल है ग्लाइकोलिसिस का, वो थर्ड स्टेप पर देते हैं। कई बार क्या रहता है, आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस की स्पीड को कंट्रोल करता है, दैट इज थर्ड स्टेप। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में टोटल मैंने कितने स्टेप बता दिए? 10 स्टेप बता दिए। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में क्या मेरे पास CO2 बनती है? नहीं, मेरे पास CO2 नहीं बनती। इसका मतलब जो हो रहा है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि CO2 ना बनना। अगर CO2 बने, 6 कार्बन से 6 CO2 बन जाए, तो उसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इधर आओ जल्दी से। जी से मेरे पास ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज से मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। तो मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं और मैं सारे स्टेप आपको याद करा रहा हूं कि आपने क्या करा था। देखो ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो इस स्टेप में एंजाइम का नाम क्या था बेटा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज मेरे पास जैसे मसल होती है या मान लो न्यूरॉन्स होते हैं जो ग्लूकोज यूज करते हैं, उनके अंदर ग्लूकोकाइनेज होता है और वो सिर्फ ग्लूकोज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों यूज कर सकते हैं। वहां पर हम एंजाइम लेते हैं हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज बैक्टीरिया सेल में भी होगा, सब में होगा हेक्सोकाइनेज। यहां पर एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी से। तो एटीपी ने अपना फॉस्फेट देकर एडीपी बना दिया और प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे हम? प्रोसेस का नाम हम रखेंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम रख रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन रख रहे हैं। तो पहला स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का है, उसमें हमने एनर्जी इन्वेस्ट करी है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी बननी चाहिए, ऑक्सीडेशन है। ग्लाइकोलिसिस के शुरुआती स्टेप एनर्जी इन्वेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक 6 कार्बन के कंपाउंड पर 2 फॉस्फेट जोड़कर उसको बीच में से तोड़ देते हैं। 3-3 कार्बन की 2 शुगर आती है, दोनों पे फॉस्फेट है। तो मुझे एनर्जी इन्वेस्ट कैसे करनी है? 6 कार्बन का जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब मैंने क्या करा, इस पे एक और फॉस्फेट जोड़ना है, पर उसके लिए मुझे फ्रक्टोज चाहिए होगा। मतलब मैंने आपको यही चीज बताई थी कि ग्लूकोज की जैसी रिंग होती है, उस पे एक ही फॉस्फेट जुड़ पाता है। तो ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस पे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे। यहां मुझे आइसोमरेज एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? आइसोमरेज। पूरा नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, है ना। उसके बाद देखो,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर से आपके पास काइनेज आ जाएगा क्योंकि आपने एटीपी यहां खर्च करी है और एडीपी बनाई है, और यहां पर पूरा नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एटीपी खर्च कर दिया। तो ये स्टेप फॉस्फोराइलेशन है और ये वाला स्टेप भी क्या है बेटा, फॉस्फोराइलेशन है। दिस स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। हम अभी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां से हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। कोई चीज चैट नहीं करो भाई, जो बच्चे चैट करते हैं, मैं चैट देख नहीं रहा हूं इस वक्त, तो चैट मत करो। मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। देखो मैंने क्या किया था, मेरे पास एक शुगर थी जिसका नाम ग्लूकोज था, मैंने इस पर एक फॉस्फेट जोड़ा, मैं इस पर एक फॉस्फेट और जोड़ना चाह रहा था पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि जुड़ सके। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इस पर एक शुगर जुड़ी हुई थी 6 पर, फ्रक्टोज बनने के बाद जगह आ गई, एक और शुगर जोड़, एक और फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, कंपाउंड बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इस 6 कार्बन की शुगर पर 6th और फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट है, मैंने इसको बीच में से तोड़कर तीन कार्बन की 2 शुगर बना ली। एक कीटोन शुगर बनाई है, एक एल्डिहाइड शुगर बनाई है। यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लो, शुगर या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। उसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। एक बेटा जो बच्चे सोच रहे हैं मैं ये पढ़ा, ये मैंने लास्ट क्लास में करा दिया, रिवाइज कर रहा हूं इसलिए थोड़ी स्पीड लगेगी आपको। मेरे पास क्या है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, कीटोन या एल्डिहाइड। तो मेरे पास 2 शुगर बनेंगी, डाइहेप कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर है, 3 कार्बन की है। ये एल्डिहाइड वाली शुगर है, इसे एल्डोज कहते हैं। ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, दोनों पर फॉस्फेट है। इसलिए मुझे क्या चाहिए था, 2 एटीपी खर्च किया, दोनों को एक्टिवेट करना था। अब ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये आपस में क्या है बेटा, इंटर कन्वर्टिबल है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीजीएल से रिएक्शन नीचे चलता है। ध्यान से सुनो, देखो बेटा, मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल थे, ये 100 मॉलिक्यूल टूट गए, 100 ये और 100 ये बना दिए। तो मैंने यहां पर ये पॉइंट बोला, कि 100 ये बन गए, 100 ये बन गए। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये इससे रिएक्शन नीचे चल नहीं रहा, रिएक्शन सिर्फ इससे चलता है। तो इसीलिए इसके अब 200 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मतलब इस 6 कार्बन के शुगर से ये पीजीएल के, अगर ये 100 थे तो यहां 200 हो जाएंगे, क्योंकि यहां से रिएक्शन चल नहीं रहा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और ये एक तरीके का क्या हो गया, आइसोमरेज रिएक्शन हो गया। और इसे हम कौन सा एंजाइम करा रहा है, एल्डोलेज। देखो ये जो टूटता है इससे कीटोन और एल्डिहाइड बना, ये एल्डोल कंडेंसेशन का अपोजिट था, इसलिए एंजाइम का नाम एल्डोलेज। यहां आ जाओ। अब यहां से मुझे मेन समझना है पीजीएल से। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पीजीएल से रिएक्शन डबल चल रहा है। अभी तक मैंने 5 रिएक्शन पढ़े हैं। 5 रिएक्शन कौन से 5, देखो, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ और फिफ्थ। अभी तक कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई, कोई एनर्जी नहीं बनी, खाली ये टूट गया है बीच में से। कौन, 6 कार्बन की शुगर टूट के 3 कार्बन के शुगर मतलब आ गई। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि 3 कार्बन की एल्डिहाइड वाली शुगर लिखनी है, तो आप में से सारे ये देख सकते हैं मैं कैसे लिख रहा हूं। 3 कार्बन की एल्डिहाइड वाली शुगर, एल्डिहाइड वाली शुगर के लिए यहां OH लगा दो, और यहां CH2 के साथ एक फॉस्फेट है, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, और उस पर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो पूरा नाम क्या आएगा इसका, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फो, आप कार्बन बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन से जहां बैलेंस ना हो, ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड है, आप समझो ध्यान से, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आप देख पा रहे हो कीटोज शुगर है, ये 3 कार्बन की एल्डोज शुगर है। ये पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया था। अब मैंने आपको यही बोला था कि इसकी ऑक्सीडेशन करो, इसकी अभी कौन सा स्टेप कर रहा हूं, 6 स्टेप कर रहा हूं। आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आप क्या बनाओगे बेटा, COOH बना दोगे। क्या आपको दिख रहा है, अगर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा, यहां पर मैंने OH लिख, देखो यहां H तो आएगा ना, आप बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर CH2 के साथ फॉस्फेट है, ये ऐसे लिख सकते हो। O लिखना जरूरी नहीं है, आपके लिए नहीं जरूरी, आप सिर्फ फॉस्फेट लिख दो चल जाएगा, है ना। ये फॉस्फेट, आप स्ट्रक्चर देखो, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करके एसिड बना दिया। मैंने यही पढ़ाया ना आपको, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। अब ये देखो बेटा, यहां NAD+ से मेरे पास क्या बना है, NADH बना है। मैंने क्या पढ़ाया था आपको
कि पीजीएल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसकी रिडक्शन होगी NAD+ की, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले वो NAD+ को देंगे तो NADH बन जाएगा। दूसरा मैंने ये बोला कि यहां पर ऑक्सीडेशन करने से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि मैंने टेम्पररी एक फॉस्फेट जोड़ा। अब अगर आप काउंटिंग करो, नंबर डालो, तो आप इतना समझदार हो कि COH को फर्स्ट काउंट करते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अगर मैं यहां पर जो ये फॉस्फेट मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूं वो यहां आ जाएगा, तो मेरे पास यहां पर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ गया। तो अगर आप देखो मैंने कहां पर एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा है बेटा, यहां पर। तो यहां पर मेरे पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ गया, ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ गया जो मैंने यहां ऐड किया, ये जुड़ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 1,3, 1 पर और 3 पर दोनों पर फॉस्फेट है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बिस का मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये कौन सा स्टेप है बेटा, फॉस्फोग्लिसरेट। ये आपका कौन सा स्टेप था आप बताइए जरा, ये 6 स्टेप था। तो 6 स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई है, जो एनर्जी बनी और आपके साथ इलेक्ट्रॉन बने, उस इलेक्ट्रॉन से आपने NADH बना लिया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी आपने टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं टेम्पररी फॉस्फेट, क्योंकि 7 स्टेप में आपने क्या किया, उस फॉस्फेट को निकाल दिया, किसको दे दिया, ADP को दे दिया, ADP से ATP बना लिया। तो जो ये फॉस्फेट आपने टेम्पररी जोड़ा है वो आपने इसको दे दिया ADP को, क्या बन गया, ATP। ये वाला तो रहेगा ऐसे कैसे, इसलिए कंपाउंड का नाम आ गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां आपके पास फॉस्फेट है, यहां आप देख सकते हो, यहां OH और यहां S तो लिख सकते हैं ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, और यहां मेरे पास वापसी आ गया COH। तो ये 7th स्टेप आप देखो ध्यान से, 6 स्टेप में जो मैंने एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ी, अगले स्टेप में ATP पे बना दिया। अब मैंने क्या करना है बेटा, मैंने इस फॉस्फेट की पोजीशन यहां लानी है। यहां कैसे लाओगे, आइसोमरेज लाना पड़ेगा, एक म्यूटेज। आइसोमरेज मतलब एक आइसोमर बनाना है, तो म्यूटेज। जब मैं आपको एंजाइम पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में तो आपको वहां पर लिखा हुआ है एंजाइम्स का नाम आइसोमरेज, नहीं हो तो चेक कर लो एनसीईआरटी में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लास्ट पेज में जाकर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है वो पोजीशनल आइसोमर बनाता है। क्या पोजीशन नहीं बदली, फॉस्फेट की पोजीशन 3 से कहां आ गई, आप देखो, दिस इज थर्ड पोजीशन, थर्ड से सेकंड पर आ गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं यहां डबल बॉन्ड लाऊंगा, यहां मुझे डबल बॉन्ड लाना है, तो मैं OH निकालूंगा और यहां से H निकालूंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया बेटा, इसीलिए मैंने क्या किया है, पोजीशन चेंज कर दी है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया। अगर आप स्ट्रक्चर देखो ध्यान से तो कैसा आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये COH है, यहां पर इस C के साथ ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट यहां आ गया, फिर यहां पर आपके पास S तो है ही, और यहां पर CH2 और OH यहां चला गया। अब क्या करो, पानी निकाल दो। पानी कैसे निकालोगे, आपको पता है पानी कैसे निकालना है, यहां से OH यहां से जाएगा और H यहां से जाएगा, तो क्या आपके पास डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये लिख दिया मैंने, CH2 यहां डबल बॉन्ड, C के साथ O के साथ P लगा हुआ है, और यहां पर मेरे पास COH है। अगर मैं आपको बताऊं ये इनॉल फॉर्म है, जैसे ये अल्कोहल होता ना, इनॉल फॉर्म होती। आपको क्या करना है, अब इस फॉस्फेट को हटाना है, और किसको दोगे, ADP को दोगे, क्या बन जाएगा, ATP। आप देखो, और ये जो इनॉल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोन फॉर्म में। तो ये CH2 का यहां CH3 हो गया, यहां सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहां कीटोन ग्रुप आ गया इस कार्बन पर, और ये COH हो गया। अब मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीडेशन है। आप देखो इस कार्बन को, यहां CHO था और यहां अल्कोहल था, अभी यहां COH है और यहां कीटोन है, क्या ऑक्सीडेशन नहीं हुई, आप बताओ मुझे, क्या ऑक्सीडेशन नहीं हुई। मैंने क्या किया है आप खुद से देखो, यहां CHO था, मैंने COH लाया, यहां अल्कोहल था, ये कीटोन लाया, तो इसका मतलब मैंने 2 कार्बन ऑक्सीडाइज कर ली हैं, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। और यहां पर मैंने एक ATP यहां बनाया और एक ATP यहां, और यहां से ये डबल चल रहा है, तो इसका मतलब NADH भी 2 काउंट करोगे, ATP 2 यहां, कहां गया, 2 यहां और 2 यहां, टोटल 4 हो गए, 2 ये माइनस कर दिए, तो नेट ATP कितना आ गया, 2। तो आपको अपने दिमाग में स्टेप्स को बिठाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। क्लियर है, डन।
हाँ बताओ जल्दी से बेटा। पीजी इज फॉस्फोग्लिसरेट, पीजीए सेम है, पीजीए और पीजी सेम, पीजीए सेम है। हाँ एक कह रहे सर दो दो लेक्चर ले लो हम बैकलॉग भी। मुझे एक चीज बता, ध्यान से सुनियो, अगर दिमाग होगा तो शायद समझ आ जाए तेरे को बेटा। अक्टूबर में बैच स्टार्ट हो तो मैं सारा मैं पढ़ा भी दूं, कुछ छूटे भी ना, समझ में भी आ जाए और मैं क्लास भी ना लूं। ऐसा पॉसिबल है? सपने में हो सकता है सिर्फ। अगर हम क्लासेस नहीं लेंगे तो ये तो बेटा आपकी भी फाइट है ना। आप ये सही समझो, यही तो फाइट है सारी। क्यों फाइट हम लोग बोल, क्यों कट ऑफ बड़ी इस साल हल्की सी, वो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए है ना। नहीं तो वो 12th वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो जिनको लास्ट में 2-3 महीने में एफर्ट मारा। ठीक है, 6 स्टेप बताया ना बेटा। 6 स्टेप देख, एल्डिहाइड से एसिड बनाया है मैंने, क्लियर। बेटा 9 स्टेप में एनर्जी पानी निकला, एनर्जी नहीं निकली। या 10 स्टेप में एनर्जी बनी है। 5th स्टेप में क्या हुआ है? 5th स्टेप में डाई है पीजीएल में कन्वर्ट हो गया। डाई है पीजीएल में कैसे कन्वर्ट हो गया? आइसोमरेज से। एट स्टेप रॉन्ग। कैसे? 8th 3 PG से 2 PG बनाया, तो यहां फॉस्फेट यहां था 3rd पे, इसको यहां ले गया। तो जब मैं यहां पर ले गया तो कहां गया? ये रहा, सही तो है बेटा। 2 PG कहां गया? ये रहा ना, OH आ गया यहां पर बेटा। यहां OH को इधर ले गए, इसको उधर ले गए, सही तो है। हैंड रिटन आज मिल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं अब। आरडीएस क्या लिखा मैंने बेटा? आरडीएस कहां लिख दिया? एक आरडीएस लिख रहा है, क्या लिख दिया मैंने? आरडीएस फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना। बीपीजी या बीपीजीए एक ही बात है। 3 PG 2 PG पीपी, सही तो है ये। पाइरुवेट काइनेज, यहां पे एंजाइम आएगा पाइरुवेट काइनेज। आगे चलते हैं बेटा। अब आपको ये मैंने रिवाइज भी कर दिया। अब क्या आप यहां से आंसर कर सकते हैं? मुझे आप खुद देखो ना बेटा, मैंने एक ऑक्सीडेशन करी है। हाँ, नेम ऑफ ऑल स्टेप करते हैं। देखो, दिस इज फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन, यहां पर क्लीवेज या स्प्लिटिंग। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग, टूटना। दिस इज ऑल्सो आइसोमराइजेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है? काइनेस, फॉस्फोराइलेशन, यहां पर आइसोमराइजेशन, यहां पर क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन। एंड लास्ट वन इज फॉस्फोराइलेशन। क्या सारे स्टेप को हम लिख सकते हैं नाम? आ जाओ, उठा लो एकदम से फटाफट से, एनसीईआरटी उठा लो यहां से। क्या सारे स्टेप को नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सारे स्टेप के कोई नाम लिख सकते हैं। कैसे करोगे? देखो जरा, कर लो फटाफट से। सबसे पहले स्टेप का नाम, सबसे पहले स्टेप का नाम फॉस्फोराइलेशन। अपनी एनसीईआरटी में लिख लो अगर आपको डाउट है तो, मैंने ऑल दो जरूरत नहीं होती इसकी। सेकेंड स्टेप का नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज आइसोमराइजेशन। यहां पर क्या आएगा? फॉस्फोराइलेशन। यहां पर क्या आ रहा है बेटा? स्प्लिटिंग। ये दो बने हैं, एक ये बना है और एक ये बना है, ये आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आइसोमराइजेशन। दिस स्टेप ऑक्सीडेशन, एटीपी बन रही है, फॉस्फोराइलेशन। यहां क्या हुआ था? पोजीशन चेंज करी है, फॉस्फोर। यहां क्या होगा बेटा? पोजीशन चेंज करी है, आइसोमराइजेशन। म्यूटेज आएगा, पानी निकला, डिहाइड्रेशन। एटीपी बनने को हम फिर से क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या क्लियर है यहां पर सारी चीजें? कल मैंने एक आपसे सवाल पूछा था, आप में से काफी सारे बच्चों ने शायद आंसर नहीं किया इसका, कि मैं ग्लूकोज से पाइरुवेट बना रहा हूं,
मुझे टोटल 10 एंजाइम चाहिए, टोटल यहां पर 10 एंजाइम चाहिए, उसमें से 3 इररिवर्सिबल हैं। 3 एंजाइम क्या है बेटा? इररिवर्सिबल है, समझो ध्यान से, इररिवर्सिबल है ना, ये 3 इररिवर्सिबल हैं मुझे, ठीक है। अगर मैं पाइरुवेट से, ध्यान देना बेटा, अगर मैं पाइरुवेट से ग्लूकोज बना दूं, ग्लूकोज बना दूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? नए एंजाइम चाहिए, किसके लिए? 7 तो कॉमन होंगे, 7 एंजाइम वही होंगे कॉमन जो इसमें थे। मुझे नए एंजाइम कौन से चाहिए? फॉर इररिवर्सिबल स्टेप, फॉर इररिवर्सिबल स्टेप के लिए मुझे एंजाइम चाहिए होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शायद आप मेरी बात समझ सको, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? याद करो, आपने कभी पढ़ा होगा, डाइजेशन में पढ़ा हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना। आप खुद से बताओ, पाइरुवेट कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं। पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कहता है ये शुगर नहीं है। तो अगर ये शुगर नहीं है और आप इससे वापसी ग्लूकोज बनाओगे तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरुवेट से बना लो, या पाइरुवेट लाने के लिए आप कोई अमीनो एसिड होता है एलानिन, उससे पाइरुवेट आ जाता है। तो अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाते हो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो एंजाइम है किसके लिए चाहिए? मुझे नए एंजाइम चाहिए सिर्फ इररिवर्सिबल स्टेप के लिए, बाकी कॉमन यूज हो जाएंगे। सूर्या नस्ता पांडा कह रहे हैं सिलेबस स्लो चल रहा है। बेटा वो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप खुद से भी पढ़ो। एक काम करते हैं, कॉलेज आप स्टार्ट कर लो, खुद से कर लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो टीचर टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, हमारा मतलब 2-3 इथिक्स होते हैं। पहला इथिक्स है आपके सिलेबस में कोई पार्ट नहीं छोड़ना। दूसरा इथिक्स है बच्चे को समझ आना चाहिए। तीसरा इथिक्स है सफिशिएंट प्रैक्टिस कराना और अपना बेस्ट देना। 5वां इथिक्स जो आप सोच सकते हो वो ये हो सकता है कि हम बहुत तेज करा दें सिलेबस, एकदम एक ही दिन में उड़ा दें, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आप अक्टूबर में बैच ज्वाइन करके सोचो कि जनवरी में सिलेबस हो, ऐसा अगर हो कोई करा रहा है तो वो सिलेबस छोड़ के पढ़ा रहा है, वो पूरा नहीं पढ़ा सकता आपको, है ना। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, यकीन बैच कभी आसान नहीं होगा। आप जिस बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ा है उनसे पूछो जरा, कभी आसान नहीं होगा। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सिलेबस कराने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, आपको सारा टॉपिक बार बार रिवाइज करते हैं ताकि चीजें बैठ जाएं। आज आपको मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपको नहीं, देख लो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है, पर आपने डाइजेशन में पढ़ा। मैं क्यों इस पे 2 मिनट लगा रहा हूं? शायद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो यहां से बन जाए। आप क्यों नहीं इस चीज को समझते हो, है ना। स्ट्रक्चर जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं, पॉजिटिव भी कमेंट पढ़ता हूं मैं, नेगेटिव वालों को बताना जरूरी है बेटा, क्योंकि उनको ये समझ में आना चाहिए वो अपना नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिव वाले तो हमारे साथ है ना, नेगेटिव वाले अपना लॉस। में क्यों चाहूं कि कोई लॉस करे अपना, ये नहीं चाह रहा बस। हाँ, दिमाग मत लगाओ, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम करा रहे हैं बेटा, हम कराएंगे, कोई चीज छोड़ नहीं रहे ना आपको। आप देखो एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख रहे हैं, है ना। करो ध्यान से, आगे पढ़ो, चलो आगे। अब आ जाओ, क्या आप ये अभी तक मैंने ग्लाइकोलिसिस जो डिस्कस किया उसमें आप ये आंसर कर सकते हैं? कितने स्टेप हैं? 10। रिवर्सिबल स्टेप 7 हैं और इररिवर्सिबल 3 है। मेन कंट्रोल 3rd स्टेप पर होता है। 3 शुगर है, 3 कार्बन की शुगर कौन सी है? डाईहैप है और पीजीएल है। स्ट्रक्चर याद करने कंपलसरी नहीं है। नंबर ऑफ एटीपी कितनी बनेगी? 2 एटीपी। अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखा है या सिंपल ग्लाइकोलिसिस लिखा है क्वेश्चन में, अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखा है और ग्लाइकोलिसिस लिखा है तो हम क्या करेंगे? 3 एटीपी बेटा, 2 एटीपी लिखेंगे। अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिख देगा तब 8 लिखनी है। नंबर ऑफ एनएडीएच 2 बनते हैं। ये कैसा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसका मतलब नो CO2 फॉर्म। अगर आप इतने सारे देखो, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछा है ग्लाइकोलिसिस में, और नहीं पूछा हुआ। क्लियर है? मुश्किल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन होगी? 6 स्टेप में होती है। क्लियर है? कौन से स्टेप में एटीपी बनती है? 7th में बन रही है और 10th में बन रही है। कौन से स्टेप में एटीपी खर्च हो रही है? 1st और 3rd में। क्लियर? ये मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको एकदम स्टेप बिल्कुल बैठे हुए होने चाहिए। ये इजी क्वेश्चन में ये आएंगे। क्लियर है? हाँ, अब आगे चलेंगे, लिंक रिएक्शन वगैरह की बात करने वाले हैं।
हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फेट ऑफ पाइरुवेट। नाउ फेट का क्या मतलब होता है? फ्यूचर। फेट का क्या मतलब होता है? फ्यूचर। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक फेट। हम कैसे फेट की बात करेंगे? मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट का मतलब कि हाउ पाइरुवेट गेट यूटिलाइज। पाइरुवेट का क्या होगा जब वो ग्लाइकोलिसिस में बना है, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिपेंड ऑन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन ए टाइप ऑफ सेल, बी टाइप ऑफ कंडीशंस। इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा और अब हम देखने जा रहे हैं कैसे। अब यहां तक आपको पीछे तक सारी बातें समझ आ गई? बता दो, क्लियर? हाँ बेटा, हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप में आज मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। फेट का मतलब होता है क्या होगा? हाँ ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलें आगे, फटाफट से जल्दी बोलो, फास्ट। बेटा एटीपी 8 कैसे बनी? मेरी बात सुनो। दो एटीपी तो डायरेक्ट बन गई है, और वो जो दो एटीपी बनी है उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 6 एटीपी कहां से बनेगी? इस दो एनएडीएच से। जो ये दो एनएडीएच है ना मेरे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये किसमें जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां से ये 6 एटीपी बनाता है। तो जब इसने ये 6 एटीपी बनाई, तो इस 6 को 2 से ऐड करके तब 8 आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है आपको कि नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलता है, तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया वाली काउंट मत करो, तो आप 2 एटीपी लिखो। या सिंपल ग्लाइकोलिसिस बोलता है तब भी 2 लिखो। लेकिन अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ एटीपी इन एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो आपके पास क्या आएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा कितने एटीपी? 8 एटीपी। इतनी सी बात थी, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलेंगे, बिल्कुल। अब आ जाओ जरा, पाइरुवेट का क्या होगा? कहानी देखो बहुत ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। फेट ऑफ पाइरुवेट, पाइरुवेट का क्या होने वाला उसको हम समझ रहे हैं। देखें ध्यान से बेटा, आप सब लोग आपके पास ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। आपके पास ये एक सेल है, ध्यान देंगे, दिस इज वन सेल। ये आपके पास एक सेल है, ध्यान से बेटा मेरी बात समझना। ये सेल है एक, ठीक है। इस सेल में हमारे पास ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज का हमने कौन सा ऑक्सीडेशन किया है? बताओ जल्दी से। ग्लूकोज का आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया है, और आपने इसके साथ बनाया है पाइरुवेट। मैं ये चाहूंगा कि आप पाइरुवेट का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लें, बाकी आप करें ना करें, पर पाइरुवेट का स्ट्रक्चर याद कर लें। देखें, CH3, C के साथ O, और ये COH। ध्यान से सुनो बेटा, ये मैंने COH लिखा है, ये वैसे पाइरुविक एसिड है, पर पानी में ये आयनाइज होता है ऐसे। देखो, ये पानी में इस फॉर्म में मिलता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर ये है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए H लिख देते हैं। नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं H। तो ये पाइरुविक एसिड है, तो पाइरुवेट पाइरुविक एसिड एक ही बात होती है। इस प्रोसेस को हमने क्या लिखा? इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलिसिस लिखा। कितने स्टेप थे? 10 स्टेप थे। कैसा ऑक्सीडेशन? पार्शियल, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। और कितने मॉलिक्यूल बने पाइरुवेट के? 2 मॉलिक्यूल बने, 2। पाइरुवेट कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ठीक है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बना है? 2 एटीपी बने हैं और 2 ही NADH बने हैं। और ये लोकेशन क्या है बेटा? दिस लोकेशन इज, ये लोकेशन क्या है? दिस लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। दिस लोकेशन इज साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब मैं यहां से बेटा, चैट मत करो प्लीज। क्या गलत लिख दिया? क्या गलत लिख दिया बेटा?
अच्छा ये उल्टा, ओहो ये उल्टा लिख दिया। अच्छा यहां पर एन एरोबिक आएगा और यहां एरोबिक आएगा, तो मतलब तुम्हें पता है, तो इसका मतलब तुम्हें आ गया ना टॉपिक। ये भी तो देखो एरोबिक आएगा, ये उल्टा लिख दिया था। चलो ठीक कर लिया, आगे आ जाओ, इस पे फोकस करो यार। इधर देखो, यहां तक ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही। ये देखो जरा, अगली ऑर्गेनल तुम्हारे पास ये है, अगली ऑर्गेनल ये है जिसको तुम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हो। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी कौन सी मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखेंगे, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसपे ऐसे फोल्डिंग है। अब आप क्या करोगे, अब यहां से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है कि हम क्या करेंगे, पाइरुवेट का क्या करेंगे। सुन लो ध्यान से, पाइरुवेट के हमारे पास 3 फेट पॉसिबल है, 1, 2 और तीसरा। ये 3 फेट पॉसिबल है। पहले फेट में मैं बना सकता हूं इससे लैक्टिक एसिड, वो हम देखेंगे कैसे बनेगा। दूसरा फेट में बना सकता हूं इथेनॉल, और तीसरे फेट में मैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाऊंगा, ले जा रहा हूं। तो ये इसका एरोबिक फेट है। एरोबिक का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो भी सेल के अंदर ऑक्सीजन आती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है यूज होने के लिए। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मेरे पास 3 पॉसिबल फेट हैं पाइरुवेट के। पहला लैक्टिक एसिड, दूसरा इथेनॉल, तीसरा एरोबिक फेट। एरोबिक फेट में पाइरुवेट किसके अंदर आ जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। क्लियर है, क्लियर बेटा। नेट गेन पूछेगा आपसे, नेट गेन का बात बाद में करेंगे, अभी इधर फोकस करो। आप सिंपल ये समझो, ग्लूकोज से पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में हुआ है। अब पाइरुवेट का क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ सेल। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो क्या करेगा, तो फिर उसको यही दोनों फेट पे जाना पड़ेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तब उसका एरोबिक फेट होगा। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बना रहा है वो। आपको समझ आ रहा है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर कुछ अभी एक टेबल भी बनाऊंगा आपके लिए, अभी मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि पाइरुवेट का क्या होगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सेल कौन सा है, सेल बैक्टीरिया का सेल है कि ह्यूमन का सेल है। मान लो बैक्टीरिया का सेल है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर हम इथेनॉल बना रहे होंगे। या ईस्ट का सेल है तो इथेनॉल बना रहे होंगे। या वो हमारा मसल सेल है, मसल सेल में अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगी तो हम लैक्टिक एसिड बना रहे होंगे। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कंडीशन मतलब कम ऑक्सीजन की कंडीशन या ज्यादा ऑक्सीजन की कंडीशन। अगर कम ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बना रहे होंगे। तो पाइरुवेट का क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि सेल की टाइप कैसी है। आप देखो, टाइप ऑफ सेल कैसा है और टाइप ऑफ कंडीशन क्या रहेंगी, ये चीज समझो ध्यान से। टाइप ऑफ सेल और टाइप ऑफ कंडीशन। तो अगर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ऑक्सीजन होगी तो पाइरुवेट अंदर आ जाता है। किसमें आ गया, यहां अंदर आ गया, पाइरुवेट अंदर आ गया बेटा। ये लिख दिया मैंने पाइरुवेट यहां अंदर आ गया। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। इस पाइरुवेट को मैं अंदर लाया ऐसे, और मैं यहां पर इसका एक रिएक्शन कराता हूं जिसमें मैं कंपाउंड बनाता हूं जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं, ये बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज बनाऊंगा। अब यहां पर मेरे पास CO2 निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। बिल्कुल फोकस करके सुनो। आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका मान लो स्किन सेल है या आपका कोई भी नॉर्मल सेल है, जो ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट बनता है वो नॉर्मली किस में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। उस पाइरुवेट जो 3 कार्बन है उसकी एक CO2 निकाल देते हैं, ठीक है, और हम एक कंपाउंड बनाते हैं जो 2 कार्बन का है। क्या, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। उसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्यों बना, कैसे बना, हम पढ़ेंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, लिंक रिएक्शन। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप यहां पर मैं पढ़ूंगा वो क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। अब इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं ये मुझे समझना पड़ेगा। इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं उसे मुझे समझना पड़ेगा। अब ये एसिटाइल कोए यहां पर एक और प्रोसेस चल रहा होगा ऐसे, उसे कहते हैं क्रैब साइकिल।
उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। ये इसमें चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज की जो 6 कार्बन है, वो 6 की 6 कार्बन मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल। एक पाइरुवेट ने एक एसिटाइल को ए बनाया, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये देख रहे हो, एक पाइरुवेट ने एक एसिटाइल को ए बनाया, एक CO2 रिलीज हो गई। और ये दोनों किसमें चले गए बेटा, ये 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल को ए क्रैब साइकिल में जाकर यूज होंगे, और वहां पर मेरे पास 2 CO2 बन जाएगी। आप खुद से देखो, एक पाइरुवेट से एक CO2 लिंक रिएक्शन में बनी और 2 CO2 क्रैब साइकिल में बनी। पाइरुवेट पूरा खत्म। पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल थे, 2। तो सेम चीज मैं रिपीट करूंगा तो फिर 6 CO2 हो जाएगी। एक पाइरुवेट से 3 CO2, एक लिंक रिएक्शन में, एक क्रैब साइकिल में। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यार यहां पर चल क्या रही होगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं ध्यान से, क्या ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुई है, इनकंप्लीट हुई है, बताओ मुझे। पार्शियल है कि कंप्लीट है? आप कहोगे पाइरुवेट 3 कार्बन का था, इस 3 कार्बन के पाइरुवेट से 3 CO2 बनना, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, जब किसी कार्बन के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसके साथ साथ एनर्जी बनेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन और H+ बनेंगे। ये समझ आ रहा है? हाइड्रोजन बनेगी, जिसे हम कह रहे हैं H+ और इलेक्ट्रॉन। वो जो H+ और इलेक्ट्रॉन बने, उनको आपने किसमें स्टोर कर लिया है बेटा, किसमें स्टोर कर लिया है? देखो, उसको आपने स्टोर कर लिया है NADH में। आपको समझ आना चाहिए, आपने किसमें स्टोर कर लिया उसको, NADH में। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो ये पाइरुवेट को ऑक्सीडाइज किया, उससे आपको CO2 मिला और NADH मिला। सेम चीज NADH आपको यहां मिला और एक NADH यहां था। इन सबको साथ ले आओ, NADH को। अब इस NADH का क्या करेंगे, इस NADH को यूज करेंगे किसमें, ETS में। यहां इस ETS में यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, NADH को, और वापसी बनाते हैं NAD+। इसका मतलब मैंने क्या सिखा रहा हूं आपको, सुन लो ध्यान से। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके पाइरुवेट बनाया और ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन NADH के पास हैं। फिर पाइरुवेट को ऑक्सीडाइज किया, एसिटाइल कोए और क्रैब साइकिल में ले गए। वहां भी जो इलेक्ट्रॉन बने ऑक्सीडेशन से, वो किसके पास है, NADH के पास है। अब ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देगा। इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किसको देगा, ETS को देगा। अगर वो ETS को देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर, और उस एनर्जी से हमारे पास क्या बनेगी, ATP बनेगी। तो अगर मैं आपको यहां समझा पा रहा हूं कि ATP आई कहां से, ETS से आई। कैसे आई ETS से बेटा, ETS से कैसे आई, आपको रिपीट करूंगा। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करी पाइरुवेट, डायरेक्ट ATP मिला और NADH बना। NADH क्या कंपाउंड होता है, सुन लो ध्यान से, एक बार समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये NAD+ है, ये NAD+ है। मैंने इसके साथ H+ और इलेक्ट्रॉन जोड़ा, NADH बना दिया। जब ये जुड़ा है ना, जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन भी लगे, एनर्जी भी यूज हुई है। तो इसका मतलब इन ऑक्सीडेशन में जो भी एनर्जी बनी वो किसमें स्टोर होगी, NADH में। NADH गया, उसने ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ETS को दे दिया। अब वो ETS में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाई एनर्जी पे था, मूव करता है। जब वो हाई से लो की तरफ आता है, उस एनर्जी से ATP बना लेते हैं। ठीक है, ATP बना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को देते किसको है, फाइनली वो इलेक्ट्रॉन को फाइनली लेता कौन है बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, उनको फाइनली इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेता है, इसका और पानी बनता है। इसका मतलब आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ग्लूकोज था, पाइरुवेट बनाया, उससे एनर्जी बनी तो डायरेक्ट ATP बनाया और मैंने NADH बनाया। NADH पर किसके इलेक्ट्रॉन है, ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मेरे पास इस NADH पर किसके इलेक्ट्रॉन है, पाइरुवेट के। एसिटाइल कोए वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास है, NADH के पास है। इसका मतलब ग्लूकोज को मैं ऑक्सीडाइज करता चला गया। पहले मैंने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया और यहां जाकर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया ग्लूकोज का। मैंने 3 CO2 बना लिए। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, जिसे आप कहते हो रिमूवल ऑफ H+ एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी H+ और इलेक्ट्रॉन निकले वो मैंने किसको दे दिए, NADH को दे दिए। इसका मतलब ये जो NADH है,
ये NADH पर किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। या आप बोल सकते हो पायरुवेट के, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट बना है। या आप क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन है। ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन जाकर किसको देता है? इनर मेम्ब्रेन पर एक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे रहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे मूव करते हैं और फाइनली मेरे पास ATP बनता है। पर इलेक्ट्रॉन यूज तो नहीं होते, वो किसको मिलते हैं? ऑक्सीजन को, और पानी बनता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन क्यों चाहिए? उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए चाहिए जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बने थे। तो फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन है? कौन है फाइनल एक्सेप्टर? ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ETS नहीं चल सकती, एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब हाई से लो मूव करेंगे, कोई होना चाहिए ना उसको लेने के लिए। अगर कोई लेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन होता है? ऑक्सीजन। क्या ये पूरा ओवरव्यू समझ आया? ये पूरा ओवरव्यू समझ में आया? नेहा राज बेटा क्या मैसेज कर रहे हो आप? पता नहीं कैसे बच्चे हो, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है ना? कुछ भी मैसेज कर रहे हो। अब एक सवाल पूछ रहे हैं ऑक्सीजन कहां से आया? मैंने ना ये बताई ऑक्सीजन कहां से आएगा? बाहर से आएगा ना। आप जो सांस लेते हो वो ऑक्सीजन कहां जाती है? आपके हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है। एक बच्चा कह रहा है सर लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन करा दो। बेटा तू लाइव मैच में फॉरवर्ड करके देख सकता है कि छक्का लगा नहीं लगा? कैसा मतलब, अकल भी नहीं है तुम्हारे पास? मैं ये सोचता हूं कई बार। तुम जो सांस ले रहे हो, लंग्स से ऑक्सीजन जा कहां रही है? वो हर एक सेल पे जा रही है। सेल से कहां जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको मिल रही है ऑक्सीजन, पानी बन रहा है। तो जो पानी बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर? क्या आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर करो? चलो देखें आप कितना समझे, आंसर्स करो। मैं आप कैसे ATP बनेगा वो भी बताऊंगा। ध्यान सुनो, इधर देखो बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटेड इन ऑप्शन A साइटोप्लाज्म, ऑप्शन B माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर? हाँ चलो जल्दी जल्दी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट will produce electrons और H+, जिसको आप हाइड्रोजन कहोगे, which will reduce A NAD+, B NADH। हाँ भाई जल्दी बताओ। पहले वाले का तो B आ रहा है, इसका तो B आएगा, सही है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कहां कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा आ जाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट विल प्रोड्यूस क्या बनाएगा? जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट विल प्रोड्यूस क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। NAD+ NAD विच विल रिड्यूस किसे करेगा? प्रोड्यूस नहीं, रिड्यूस किसको करेगा? इसको रिड्यूस करके ये फॉर्म करेगा, A आएगा। B वाले पिटाई खाएंगे, उनको ये भी नहीं समझ में आता किसका रिडक्शन हो रहा है। NAD+ का रिडक्शन होगा तब NADH बनेगा। नाउ ध्यान सुने बेटा, ध्यान सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्लस H+ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट इज प्रेजेंट इन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होंगे? A NAD+ में, B
NaDH में। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जब मैंने पाइरुवेट को ऑक्सीडाइज किया उसके इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे बताओ जल्दी से, यहां आएगा NaDH। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए रिडक्शन किसकी होगी, Na+ की, बनेगा क्या NaDH। NaDH कौन सा कंपाउंड है जिसपे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH, ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH अकर इन मतलब NaDH के इलेक्ट्रॉन कहां किस किस प्रोसेस में निकालेंगे। फर्स्ट A ETS, B क्रैब साइकिल, C ग्लाइकोलिसिस। कहां निकालेंगे, लिंक रिएक्शन, D लिंक रिएक्शन। हम NaDH के इलेक्ट्रॉन कहां निकालेंगे, देखो अगर मैं NaDH से Na+ बनाता हूं तो इसका मतलब मैं इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और H+ निकाल रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन मैं किस प्रोसेस में निकालूंगा, ये सारी बातें ही तो समझनी है, पूरे चैप्टर में कहानी तो यही है, सिर्फ ETS आएगा। इसका मतलब आपको अगर पूरा प्रोसेस समझ आया है तो आप मेरे साथ सोचो दिमाग लगा के, मैंने ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज करी थी, उसमें जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बने NaDH बना लिए। फिर मैंने एक रिएक्शन कराया लिंक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज लिंक रिएक्शन, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन बने फिर NaDH बना लिया, और NaDH को जाकर मैं कहां ऑक्सीडाइज करता हूं, ETS में ऑक्सीडाइज करता हूं। अरे अब तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, अब क्लियर है ना, ये क्वेश्चन से क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो NaDH के इलेक्ट्रॉन, देखो NaDH से जब Na+ बनाऊंगा, क्या मैं इसे ऑक्सीडेशन नहीं बोलूंगा, इसका मतलब NaDH बनना रिडक्शन है, वापसी Na+ बनना इज ऑक्सीडेशन। वो कहां होगी, ETS में। अब मान लो हम क्या कहते हैं, NaDH की ऑक्सीडेशन हुई, उससे ATP बनी, ATP बनने को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। NaDH की ऑक्सीडेशन से बनी तो क्या नाम दूंगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिंपल सा लॉजिक है। और जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो फाइनली किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को। तो फाइनल एक्सेप्टर कौन है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट CO2 सेकंड O2। बता लो अपने आप से। अगर तुम ऑक्सीजन नहीं लोगे, सांस में ऑक्सीजन नहीं लोगे, तो तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज से जो भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो फाइनली किसको मिलते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मिलते हैं और पानी बनता है। आप बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, C6H12O6 + 6O2। आप देखो, पता नहीं जब छोटे थे तब से आपको ये रिएक्शन पढ़ाई जा रही है, बचपन से ये रिएक्शन आपको पढ़ाई जा रही है, ये वाली। आज आप इसका मतलब भी समझ लो, C6H12O6 + 6O2, इस रिएक्शन को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6CO2 ये कहां बना है भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बना है। कौन से रिएक्शन में बना है, दो रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में बना है। CO2 वहीं बनाए हैं ना दोनों सारे, और 6 इससे बना 6H2O। ये कहां बना है, ये वाला ETS में हुआ है। समझ आया क्यों पढ़ते थे वो। हां, ये कहां, ये ऑक्सीजन कहां जा रही है, ये जा रही है आपके ETS में और इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसलिए वो पानी बना रही है। तो ये पानी कहां बनता है, ETS में बनता है। दिस वाटर कहां बनेगा, ETS में। और ये लिंक रिएक्शन में CO2 निकली है, क्रैब साइकिल में निकली है, क्या ग्लाइकोलिसिस में भी निकली है, नहीं है ना। क्लियर है बेटा, ये बेसिक्स हैं टॉपिक के बस, ठीक है। अब यहां से, हां बिल्कुल। नाउ हाउ इट इज एनारोबिक, ग्लाइकोलिसिस को एनारोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ETS कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज समझ आ रही है बेटा। हाँ, एक पूछ रहा है अप्रैल तक सिलेबस हो जाएगा, करा देंगे भाई, अप्रैल तक तो कराएंगे ही। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से मत बोलना कि सर जनवरी तक करा दो, वैसा कभी नहीं हो पाएगा मेरे से तो, ठीक है। सिलेबस की बात मत करो, फिलहाल पढ़ो।
देखो भाई सिंपल सा रिएक्शन ये है, ग्लूकोज से आपने बनाया पाइरुवेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं एरोबिक फेट बताने जा रहा हूं। ये ईटीएस है जो इनर मेम्ब्रेन पर होती है। आपने इसको अंदर लाया, पाइरुवेट 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 2। यहां पाइरुवेट आप अंदर ले आए, ठीक है। और आपने क्या बना दिया बेटा? पाइरुवेट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल लाओगे डेफिनेटली। अब आप क्या करोगे? इस पाइरुवेट से आप लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोए, तो सबसे पहले मैं आपको लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, लिंक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, है ना। और उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा? क्रैब साइकिल। तो यहां से मेरे पास क्या चलेगी? क्रैब साइकिल चलेगी यहां पर। और आपको समझ में आना चाहिए क्रैब साइकिल क्या होती है। एसिटाइल कोए, तो यहां पर मेरे पास एक CO2 यहां से रिलीज हो गया और यहां पर मेरे पास क्या बना है? NADH बना है। आपको पता है NADH यहां भी बना था, तो इस NADH को यहां ले आएंगे, ये हो गया NADH यहां, ठीक है। और क्रैब साइकिल में कितने कार्बन गई? 2 कार्बन एंटर करी और 2 CO2 बाहर निकल गई। ऐसे एक पाइरुवेट से हो रहा है ये, एक CO2 ये और 2 ये, और इससे भी मेरे पास क्या बना? NADH बना। अब ये जो भी NADH है इन सब को ऑक्सीडाइज कर दो ऐसे, और वापसी क्या बना दो? NAD+ बना दो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली, इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्सीजन को जो बाहर से आई है, और फाइनली क्या बना दो? पानी। तो ये मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको लिंक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि मैं आपको एरोबिक फेट पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दो बेटा, मैं आपको क्या कर रहा हूं? एरोबिक फेट पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे आप। एरोबिक फेट पढ़ाने जा रहा हूं। तो एरोबिक फेट क्या है? एरोबिक फेट ऑफ पाइरुवेट। उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? कंडीशन देखो जरा, एरोबिक फेट के लिए कंडीशन क्या चाहिए? फोकस करो। एरोबिक फेट का मतलब क्या होगा? कंडीशन क्या चाहिए बेटा? कंडीशन में मुझे सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल चाहिए जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मुझे कोई बता सकता है एक ऐसा सेल यूकैरियोटिक जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, कोई बता सकता है? आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, देखो कितनी अजीब बात है। आरबीसी एक ऐसा सेल है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और उसी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, है ना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो उसको कितना फायदा होता है यार, वहीं से ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, कितना मजे की बात है। आरबीसी हो गया। दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए। और एरोबिक फेट में क्या होगा? इन एरोबिक फेट पाइरुवेट कहां एंटर करेगा? पाइरुवेट एंटर इनटू किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर क्या होगा? फॉलोइंग स्टेप्स होंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लिंक रिएक्शन, सेकेंड क्रैब साइकिल। ये दोनों रिएक्शन क्या करेंगे? दीज टू रिएक्शन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देंगे। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, मत करो चैट। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे किसको? पाइरुवेट को। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा? दे फॉर्म 3 CO2, 3 CO2 बना देंगे। उसके बाद तीसरा आ जाएगा ETS, तीसरा आ जाएगा ETS। ETS क्या करेगा? ETS ऑक्सीडाइज करेगा किसको? NADH को, ठीक है। एंड क्या करेगा? फॉर्म ATP। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो कंबाइन होंगे किसके साथ?
कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इस पेज पे कोई चीज आपको ना समझ आई हो। ये कह रहा है प्लांट में आरबीसी हो रहा है, कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, हम ये प्लांट का रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे इस चैप्टर में, सेल का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। और तुम कह रहे हो प्लांट में आरबीसी होता है। वाह मां बेटा वाह, शाबाश बेटा। पानी का रोल होता है, इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। अगर आप कोई भी पानी मत पियो, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत पानी बनता है। और वो कैसे बनता है? ऑक्सीजन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बेटा एनसीईआरटी की सारी लाइन रिलेट कर सकता हूं। याद करो, आपने कभी कभी अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन पढ़ा हो, आप ध्यान से सुनेंगे, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ा हो, वहां पर आपने कैंगरू रैट पढ़ा था। नहीं है तो क्लास 12th की एनसीईआरटी खोलो, वहां पर लिखा हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या फूड से जो भी पानी बनता है उसको यूज कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी खाना ऑक्सीडाइज होगा, पानी बनता है, उसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। वो कैंगरू रैट उसी से काम चला लेता है, जो वो खाना खाता है उसी में, उसी की ऑक्सीडेशन से जो पानी बनता है। याद आया? हाँ, अब एक कह रहे हैं सर 6 CO2 बनेगी। हाँ 6 CO2 बनेगी, लेकिन एक पाइरुवेट से 3 बनेगी ना, 2 से 6 बनेगी। हाँ क्लियर है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी रिलेट कर सकते हैं, जब भी आप बोलो जिस भी टॉपिक से रिलेट कर देंगे एनसीईआरटी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। मैं आपको लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। देखो, लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और आप ये चीज पढ़ चुके हो। मैं एरोबिक फेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले लिंक रिएक्शन पढ़ाऊंगा। देखो लिंक रिएक्शन क्या होता है, लिंक रिएक्शन क्या है, देखें ध्यान से। इट इज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। आप खुद से देख लो, ग्लाइकोलिसिस ये है और क्रैब साइकिल ये है। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कह रहे हैं। पाइरुवेट हम ले आए थे, तो पाइरुवेट और क्रैब साइकिल के बीच में एसिटाइल कोए बनाया है। इसको बनाने वाले इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? लिंक रिएक्शन कह रहे हैं। तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में क्या है? रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कह रहे हैं। लोकेशन क्या है बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स इसकी लोकेशन है। ठीक है, मैं आपको लिंक रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसी में, क्योंकि हमें जगह बनानी पड़ती है किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? हीमोग्लोबिन को रखने के लिए। मतलब जो हमें एचबी रखना होता है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? इसलिए खाली कर देते हैं। उसमें ईआर भी नहीं होता, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता। हाँ राइबोसोम होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें ग्लाइकोलिसिस जरूर होती है। ग्लाइकोलिसिस होती है आरबीसी में, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्लियर है बेटा? हाँ वहां ग्लाइकोलिसिस होती है बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक पाथवे उनसे जुड़े हुए रिएक्शन, मतलब काफी सारे रिएक्शन जुड़ के मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। वाई ऑक्सीजन नीड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑक्सीजन से पानी बनाना है तो कौन सा रिएक्शन करोगे? ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस ना, बिना उसके पानी कैसे बनेगा? ग्लाइकोलिसिस में भी पानी निकलता है, कभी नहीं निकलेगा। ग्लाइकोलिसिस, अच्छा ग्लाइकोलिसिस में जो वो निकला है, हाँ बेटा वो मेटाबॉलिक वाटर बोल सकते हो आप, है ना, जो वहां निकला है। ठीक है, बोला ना आरबीसी को, भाई आरबीसी के साइटोप्लाज्म में बोल तो रहा हूं ग्लाइकोलिसिस होती, तुम सुनते ही नहीं हो बात को, उसमें डाउट पूछ रहे हो। क्लियर? मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जगह, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया देख ले ध्यान से आप, ये ग्लूकोज है,
ग्लूकोज से पाइरुवेट कर रहे हैं, इस पाइरुवेट को यहां ले आए इसके अंदर, ये अंदर ले आए पाइरुवेट को, और यहां क्रैब साइकिल है, इसके बीच में हम लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो लिक्विड है ना यहां पर लिक्विड, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिस बच्चे को नहीं पता बेटा ये तो बहुत डेंजरस बात है, पर स्टिल चलिए क्लियर है। हाँ ठीक है, आगे चलो बेटा आगे चलो, यहां तक क्लियर हो गई बात आपको, आगे आओ जल्दी से। ये रिएक्शन देखो, आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, क्या पढ़ते थे आप बचपन से। देखो ये देखो, ये आपके पास पाइरुविक एसिड है। किसी बच्चे को स्ट्रक्चर ना याद हो, कॉपी में साथ के साथ बना लो। दिस इज पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। रियल में तो बेटा पाइरुवेट लिखते हैं हम लोग, लेकिन पाइरुविक एसिड बना रखा है मैंने, ठीक है। इससे मुझे एक कंपाउंड बनाना है जिसका नाम एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ध्यान से सुनना जो मैं रिएक्शंस आपको बताने वाला हूं। पाइरुविक एसिड की आप डी कार्बोक्सिलेशन कर दो, CO2 रिमूव करो। CO2 रिमूव करने को आपने क्या नाम दिया, आप बताओ। अगर मुझे इस कंपाउंड की CO2 निकालनी है तो यहां से निकालूंगा कि नहीं, बताओ। अगर मैंने CO2 रिमूव कर दिया है तो CO2 रिमूव करने को मैंने डी कार्बोक्सिलेशन कहा। मैंने यहां पर क्या नाम लिख दिया, डी कार्बोक्सिलेशन लिख दिया। ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकाल दी। CO2 निकालने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यह कंपाउंड बनता है। अगर मैं CO2 रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास ये देख रहे हो, ये CO2 हटाने के बाद यहां H आ गया, तो इसका नाम क्या है बेटा, एक तरीके से ये एल्डिहाइड बन गया यहां पर, ठीक है। अब क्या करो, इस कार्बन की आप ऑक्सीडेशन कर दो। इस कार्बन की क्या करो, ऑक्सीडेशन। किस कार्बन की, इसकी, इस कार्बन की आप ऑक्सीडेशन कर दो। अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो, क्या ये नहीं है, इसको क्या नाम देते हो आप, एसिटिक एसिड। ध्यान से देखना, इसका मतलब इस स्टेप में मैंने क्या करी, ऑक्सीडेशन करी। अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो NAD+ की रिडक्शन होगी और NADH बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो मैंने दो स्टेप समझने हैं इसमें पाइरुवेट से। देखो मैं ये बना रहा हूं पर ये डायरेक्ट नहीं बनता। पहले इसका CO2 रिमूव कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, फिर हम इसकी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ये बन गया। ऑक्सीडेशन ने एनर्जी बनाई थी, ऑक्सीडेशन ने क्या बनाई थी, एनर्जी बनाई थी। समझना ध्यान से। उस एनर्जी को यूज करके मैंने एक कंपाउंड था, ध्यान देंगे बेटा, उस एनर्जी को यूज करके एक कंपाउंड था, उसको मैंने इसके साथ जोड़ लिया। ये कंपाउंड है जिसका नाम मेरे पास, जिसका नाम है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए नाम से कंपाउंड है। मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि ये COH हटाया है, डी कार्बोक्सिलेशन, यहां एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां एसिड आ गया। मेरा पॉइंट यह है कि ऑक्सीडेशन ने एनर्जी बनाई, उस एनर्जी से आपने NADH बना लिया, इलेक्ट्रॉन तो बना ही था। साथ में आपने क्या किया, ये कंपाउंड जो कोएंजाइम ए है उसको टेम्पररी यहां अटैच कर दिया। टेम्पररी यहां अटैच करने का मतलब यह हुआ कि एडिशनल एनर्जी यूज करके आपने क्या किया, इस एसिटिक एसिड पर आपने क्या किया बेटा, कोएंजाइम जोड़ दिया। कंपाउंड का नाम है कोएंजाइम ए, उसको जोड़ दिया आपने यहां पर, ऐसे इसको जोड़ दिया, ऐसे यहां पर कोएंजाइम ए को यहां जोड़ दिया, इसके साथ ऐसे जुड़ गया ये आके, इस तरीके से कोएंजाइम ए जुड़ गया आके, ठीक है। तो ये आकर इससे जुड़ गया कोएंजाइम ए। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मीथेन से मिथाइल बनाते हैं तो एसिटिक एसिड से एसिटाइल बनाएंगे। तो इस कंपाउंड का नाम, जब कोएंजाइम ए जुड़ गया तो इसका नाम क्या, मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं लिख सकता, या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं एसिटाइल को ए। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि पाइरुवेट की मैं क्या करूंगा, पाइरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा हूं,
उसके साथ में क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, उसके साथ में क्या कर रहा हूं, मैं कोएंजाइम ए को कंडेंस कर रहा हूं, इसके साथ कोएंजाइम ए को लिंक कर रहा हूं। तो इस पूरे प्रोसेस, इससे तब ये बन रहा है, तो इसमें मैंने इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या सिंगल नाम नहीं दे सकता, एक सिंगल नाम दे सकता हूं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन भी और डी कार्बोक्सिलेशन भी। आप खुद से देख लो। और इसमें प्रोडक्ट क्या बने, देख लो ध्यान से। मैंने क्या लिंक कर दिया, मैंने कहा कोएंजाइम ए भी लिंक कर दिया, ध्यान देंगे। मैंने क्या लिंक कर दिया बेटा, कोएंजाइम ए, इसको लिंक कर दिया, इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। यहां मैंने डी कार्बोक्सिलेशन लिखा है, यहां ऑक्सीडेशन लिखा है, यहां कोएंजाइम ए लिंक कर दिया। मैंने यहां कोएंजाइम ए लिंक कर दिया, तो मेरे पास क्या क्या बना है, CO2 रिलीज हुआ है और NADH फॉर्म हुआ है। तो क्या मैं इस पूरे प्रोसेस को एक सिंगल स्टेप में लिख सकता हूं, कैसे, CO2 हटाऊं, ऑक्सीडेशन करूं और कोएंजाइम ए जोड़ दूं, तो एक सिंगल एरो में लिखूंगा, NADH बना, CO2 निकला, कोएंजाइम ए जुड़ा, पूरे प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? आप खुद से देख लो। एसिटिक एसिड बनता इस कार्बन की ऑक्सीडेशन से, इसलिए उसका नाम, एसिटिक एसिड का नाम बदल के एसिटाइल हो गया। बेटा फहीम नहीं रिपीट कर सकते, आपको इतना भी नहीं समझ में आएगा, आप कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे बच्चे? आपको बिल्कुल कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं आती है, जीरो एकदम, कैसे पास हुए 12th में? आप बताओ। मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा। यहां पर वो भी लिखते हैं, फिर सब जल्दी करा दो, रिपीट भी करवाना है, जल्दी भी कराना है, सब करना है। क्या कर रहे हो? चलो मैं फिर से कर रहा हूं, बता रहा हूं, कोई बात नहीं। सुन लो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। मतलब मैं डांटता नहीं हूं, थोड़ा सा बस नाराज होता हूं आपसे, क्योंकि आपको कितनी मेहनत करनी है आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत दूर जाना है। आ जाओ, फिर से आ जाओ। पायरुविक एसिड कहां आया, माइटोकॉन्ड्रिया में आया। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। कौन सा स्टेप करेंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब मैं CO2 निकालूंगा। जब भी CO2 निकलेगा, रूल ये है, जब भी CO2 निकलेगा COH ग्रुप से लॉस होगा, तो मैं ये COH ग्रुप हटा दूंगा। तो COH हटाने को मैंने क्या बोला, डी कार्बोक्सिलेशन बोला। अब जब आप COH हटाओगे तो यहां क्या आएगा बेटा, एल्डिहाइड आएगा कि नहीं? इस एल्डिहाइड को सुनो ध्यान से बच्चे, इस एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, यहां एसिड आ गया, और आपने क्या जोड़ दिया उससे, कोएंजाइम ए नाम की चीज यहां लिंक कर दी, तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। आप देखो ध्यान से मैंने क्या किया, ये 3 कार्बन का पाइरुवेट है, पहले मैंने CO2 हटाई, ये जो कार्बन थी यहां एल्डिहाइड बन गया, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करी तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर मैंने कोएंजाइम ए जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी बनाई थी। याद करो मैंने ग्लाइकोलिसिस में कहा था एक्स्ट्रा एनर्जी आई थी तो फॉस्फेट जोड़ा था, यहां भी एक्स्ट्रा एनर्जी आई तो मैंने फॉस्फेट जोड़ा, और फॉस्फेट नहीं, कोएंजाइम ए जोड़ा, तो उसको कंडेंस कर दिया। तो कंपाउंड का नाम था एसिटिक एसिड, लेकिन कोएंजाइम जुड़ने की वजह से वो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिंक रिएक्शन में आप क्या करते हो, आप कहोगे कि हम डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं। इस पूरे दोनों स्टेप को मिलाकर मैं एक सिंगल नाम दे सकता हूं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या मैं ये नाम दे सकता हूं कि नहीं? सोचो ध्यान से। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं और डी कार्बोक्सिलेशन भी कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो NADH बन रहा है, क्योंकि NADH फिर NAD+ की रिडक्शन से बनेगा, और CO2 निकल रहा है। क्या समझ में आई? और एंजाइम का नाम, जब भी आपके पास ऐसा मतलब 2 स्टेप हो रहे हो जिसमें CO2 निकल रहा हो, तो एंजाइम कैन बी डी कार्बोक्सिलेज, और NADH हो तो डिहाइड्रोजिनेज, पर हम प्रेफरेंस डिहाइड्रोजिनेज को देकर नाम लिखेंगे एंजाइम का पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कई सेट ऑफ रिएक्शन में यह काम करता है। क्या आपको क्लियर है? अब
हाँ बेटा मैं वो सारे बता रहा हूं, कोफैक्टर कोएंजाइम सब बता रहा हूं, वो आप 1 मिनट रुक जाओ बस। कोफैक्टर कोएंजाइम भी बता रहा हूं, Mg+2 बता रहा हूं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया तो सारे सेल में ना, आपके मेरे सबके सेल में है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड में हो रहा है, जिसे मैट्रिक्स कह रहे हैं। एक कह रहा है सर रिपीट ना बोल के आप रिपीट कर देते हो बेटा। दिक्कत ये है, इतना डीप नहीं पढ़ना। क्या तू बच्चे मुझे बता, क्या कभी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ रट लेगा कि समझेगा भी, है ना? डीप नहीं पढ़ना। डीप मतलब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर तो याद ही नहीं करने आपको। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि पायरुविक एसिड की CO2 निकालनी है और उसकी फिर ऑक्सीडेशन करनी है, बस। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ बेटे। आप में से एक बार फिर लिखते हैं इसको, मैंने क्या पढ़ा है देखो। मेरे पास ये जगह है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, मैंने ये किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये रहा आपके पास, ये है जो पाइरुवेट आया। पाइरुवेट कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ठीक है। इस 3 कार्बन के पाइरुवेट से मैंने CO2 निकाल दिया और मैंने क्या किया है, NAD+ से NADH बनाया। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पाइरुवेट में कितनी कार्बन थी? 3 कार्बन। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A आया उसमें कितनी कार्बन है? 2 कार्बन। मैंने बाहर से क्या जोड़ा है बेटा? कोएंजाइम जोड़ा है, कोएंजाइम A जोड़ा है, ठीक है। एंजाइम का नाम मैं रिपीट करूंगा, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट का नाम ये रहा। और पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज वर्ड का क्या मतलब है कि ये डीकार्बोक्सिलेज भी है और डीहाइड्रोजिनेज भी है। मतलब डीहाइड्रोजिनेज तब होगा जब NADH इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये जाकर किस में एंटर करेगा? क्रैब साइकिल में। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बस। अब मैं क्या करूंगा, इसके बारे में बता रहा हूं। इसे लिंक रिएक्शन क्यों करें? देखो इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसे लिंक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा है। अगर मैं यहां पर ग्लाइकोलिसिस लिख रहा हूं तो ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा है क्रैब साइकिल से, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं? लिंक रिएक्शन। तो इसमें कितने CO2 बने? एक पाइरुवेट से एक CO2 बना है और ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इसकी डिटेल बतानी है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, जो ये रिएक्शन करा रहा है। एक स्पेशल एंजाइम है, क्या बात करनी है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर? क्लियर? इधर देखो, यहां तक आ गया, अब आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, बेटा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप अभी यूट्यूब्स वगैरह पे देख रहे हो, जहां पर हमने बहुत वीक बच्चों को भी इंप्रूव करके डॉक्टर्स बनाया। ऐसा कुछ हमने नहीं बनाया, उनकी मेहनत थी। अगर हम सही तरीके से साथ नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे पीछे छूट जाएंगे। तो प्लीज स्पैम मत किया करो, कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखा करो, सिर्फ ये लिखा करो सर आया नहीं आया, है ना? मैं कराऊंगा आपको, मेरी जिम्मेदारी है, भले एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सब कराऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो हम बात कर रहे हैं इस एंजाइम की, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह पता है कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम के बारे में कुछ डिटेल समझो। मान लो मैंने ये एंजाइम बनाया, दिस इज एंजाइम। जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ये तो पता होगा आपको। एंजाइम में मेरे पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, सम एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे कोफैक्टर कहते हैं।
क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। समझना ध्यान से, क्या बोलते हैं उसे? कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर में हमारे पास अगर कोई मेटल आयन होगा, मेटल आयन का मतलब जैसे MgFe, उसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक कोएंजाइम होता है जिसको ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो फिर रिपीट करूंगा इस बात को। देखो इधर, देखो ये मार्कर देखो। मान लो ये एंजाइम है, मेरे पास कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, ये प्रोटीन है। कुछ एंजाइम की मदद करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, उन्हें कोफैक्टर कहते हैं। अब ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। आप समझो ध्यान से, कुछ एंजाइम तो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं पूरी तरीके से, कुछ एंजाइम में प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे कोफैक्टर कहते हैं। यहां जोड़ा तब एंजाइम काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि एक ही कोफैक्टर होता है, एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है। क्लियर? देखो एक से ज्यादा होता है, मतलब क्या हुआ? ये एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट है, इस पर एक कोफैक्टर ये जोड़ दिया या एक और जोड़ दिया, ऐसे कई कोफैक्टर होते हैं। ऐसे ही जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसमें मेरे पास क्या होगा? सम कोफैक्टर होते हैं, उनके बारे में जानना है। उन कोफैक्टर में जो मदद करते हैं, एक मेरे पास Mg+2 है, वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। आप याद रखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर होता है, यह जरूरी होता है, असेंशियल फॉर एंजाइम, जरूरी है उसके लिए, एंजाइम के काम करने के लिए जरूरी है। और वो दो तरीके का हो सकता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक है उसे मेटल आयन कह रहे हैं, कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या हो गया? Mg+2। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जिसे आप कोएंजाइम कह रहे हो, उसका नाम आपके पास याद करना है, कोएंजाइम। उसकी एक टाइप है, आपने लिख दिया कोएंजाइम A। एक तो ये हो गया, एक हो गया NAD+, एक हो गया TPP। TPP होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर मैनी कोफैक्टर। उसमें से एक मेटल आयन है जो Mg+2 है, बाकी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिक वालों के नाम कोएंजाइम होते हैं, ये मदद करेंगे। जैसे कोएंजाइम A इसमें चाहिए, NAD+ चाहिए और TPP चाहिए। TPP का नाम याद कर लो सिर्फ, ये विटामिन B1 से बनता है। तो ये नॉर्मली किससे आते हैं? विटामिन से आते हैं। क्या समझ में आया? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये बोला कि देखो भाई, कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये इनऑर्गेनिक होगा तो इसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर बोलेंगे, और ये ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर का एक नाम और होता है कोएंजाइम। ठीक है? उसके एग्जाम्पल जो इस एंजाइम के लिए चाहिए, कोएंजाइम A, NAD+, TPP। क्या यहां तक समझ में आई? लिपोइक एसिड भी कर सकते हैं, लिपोइक एसिड भी लिख लो। क्या ये बातें समझ में आ गई कि नहीं? बताओ, क्लियर है? क्लियर? क्लियर है बेटा? क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ। हां, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पाइरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी है, एक CO2 बनाई। एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जब भी आपके पास ऑप्शन हो, ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपके पास कोई ऑप्शन हो जिसमें आप डीकार्बोक्सिलेशन और NADS दोनों बन रहा हो पर नाम आप डिहाइड्रोजिनेज रखोगे, उस एंजाइम को Mg+2 चाहिए, उसके अलावा कुछ कोएंजाइम चाहिए। क्लियर है? पाइरोफॉस्फेट क्या होता है बेटा? देखो, सिंगल फॉस्फेट होता है उसको फॉस्फेट बोलते हैं। जब दो फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं, मतलब आपको पता है दो फॉस्फेट आपस में जुड़ सकते हैं,
तब दो फॉस्फेट आपस में जुड़े उसे पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? रिपीट कैसे करेंगे आप देखो, कोएंजाइम ए, NAD, ये नाम है सिर्फ, किनके नाम है? कोएंजाइम के नाम है, जो किसके लिए चाहिए? इस एंजाइम के लिए। और Mg+2 क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ठीक है, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, क्रैब्स साइकिल की बात करते हैं। लिख ले भाई, मैं पूरा टाइम देता हूं, लिखने का समय देते हैं, लिखो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें लिखना क्या है, पर इसमें पर लिखो। आप में से बोला है कि सर टाइम देते हैं, तो हम भी देंगे, लो टाइम लो। लिख लिया ये? हाँ, चले आगे। कोएंजाइम ए बेटा एक मॉलिक्यूल होता है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए क्या होता है? कोएंजाइम एक स्पेसिफिक नाम है एक मॉलिक्यूल का, जो उसमें हेल्प करता है, और वो कंडेंस होता है जब एनर्जी होती है। ठीक है, लिंक रिएक्शन इसे ही बोलेंगे ना, जो ये लिंक रिएक्शन क्या है? ग्लाइकोलिसिस और क्रैब्स साइकिल के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। अब जो ये एसिटाइल कोए बना है, ये एंटर करेगा किस में? क्रैब्स साइकिल में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रैब्स साइकिल में कौन एंटर करेगा? एसिटाइल कोए। ठीक है, छुट्टी वाले घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा मुझे इससे, छुट्टी वाले घर जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टी तो घर जाके ही मिलेगी ना। आ जाओ, आगे आ जाओ। हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रैब्स साइकिल पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप है क्रैब्स साइकिल। लोकेशन बताओ भाई, क्रैब्स साइकिल। ओहो, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल की लोकेशन कौन बच्चा बताएगा? लोकेशन चलो ये सवाल के आंसर तो करो। लोकेशन आप कहोगे सर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर मैं पूछूंगा ये कैसे पता यहां होता है? इसके एंजाइम यहां होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं ये कैसा प्रोसेस है? लीनियर और साइक्लिक? साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक, जैसे कैल्विन साइकिल थी। एंजाइम कितने हैं? एंजाइम टोटल 8 हैं इसमें। कितने एंजाइम है? 8। ठीक है, कहां हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रही है। कितने एंजाइम है? 8। ठीक है, क्रैब साइकिल का पर्पस क्या है? पर्पस या ये क्या रोल करती है? रोल ऑफ क्रैब साइकिल एक सिंगल लाइन में लिखकर बताओ सारे, सोचो, अपना दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ भाई, दिमाग चलाओ। क्या करती है क्रैब साइकिल? याद करो, क्रैब साइकिल वो साइकिल रिएक्शन है, इसे क्रैब साइकिल कह रहे हैं। इसमें एसिटाइल कोए एंटर करता है इस साइकिल में, एसिटाइल कोए, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 CO2 बन जाती है। तो मैं कह सकता हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए। मैं लिख सकता हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए, ये कर रहा है ये। दिमाग लगाओ, जब भी मैं लिखूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मैं इसको भी ये भी लिख सकता हूं, इट इज क्रैब साइकिल वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटेड, जहां ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। आप देख लो, सिंपल, आपको समझ आ जाएगा। एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनते हैं? 2 पाइरुवेट बनते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। एक एसिटाइल कोए इससे और एक एसिटाइल कोए इससे, तो एक CO2 यहां चली गई, एक CO2 यहां चली गई, ये चला गया क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल में। तो क्रैब साइकिल में 2 CO2, एक यहां एक यहां, और 2 CO2 यहां। 6 दिख रही हैं तुम्हें CO2? देख लो खुद से। क्लियर है? ये रिएक्शन कहां हो रहा है? ये वाला यहां से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है।
है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो देख पा रहे हो किसमें बन रही है, CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है ना, बिल्कुल बढ़िया। कह रहे 4 जाएंगी, देख लेना बेटा, 2 ये तो रही, 2 ये रही। आपसे कह रहा हूं कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई। ग्लूकोज कितने कार्बन था, 6 की 6 कार्बन 6 CO2 में कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। इलूसिडेटेड का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। आगे आ जाओ, ध्यान से देखो भाई, क्रैब साइकिल को पढ़ रहे हैं, पर्पस बता दे, कितने एंजाइम थे, 8। देखो याद कैसे करना है, मैं निमोनिक्स नहीं बनाता पर मैं बता देता हूं, पर करना कैसे है सुन लो ध्यान से। आपको क्रैब साइकिल में क्या क्या चीजें हैं, देखो आपको कैसे याद करना है क्रैब साइकिल। देखो क्या क्या है, पहले समझ लो, थोड़ा सा समझो स्टेप्स, तभी समझ आएगा। दिस इज सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ध्यान से देखेंगे, यहां एसिटाइल कोए एंटर करता है, ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और सिट्रेट कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन। इसका मतलब मुझे यहां 4 कार्बन की चीज चाहिए, वो OA होता है 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का OA इसके साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है। ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन। इसका मतलब अभी तक कोई CO2 निकली नहीं। उसके बाद देखो अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, यह आपने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, 5 कार्बन, 1 CO2 यहां निकल जाती है। यहां से फिर बनता है सक्सिनाइल कोए, 1 CO2 यहां निकल जाती है, 4 कार्बन। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एक रीजनरेशन काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो यहां से जो भी स्टेप चलता है वो रीजनरेशन का चलता है, ऐसे रीजनरेशन चलता है। दिस इज रीजनरेशन, सक्सिनाइल कोए से रीजनरेशन होती है। तो आपको टोटल कितने स्टेप पढ़ने हैं, 8, मैं लिखता हूं उनको। क्लियर है, 1 सेकंड देंगे। ठीक है, इधर देख लो बेटा, ध्यान दो, इससे बनेगा 4 कार्बन का सक्सिनेट, 4 कार्बन का सक्सिनेट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। कर लो इधर, ये देखो, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड, थर्ड, देखो ये फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड लिखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इन दोनों को मिला के इकट्ठे थर्ड लिखते हैं, रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, टोटल 8 एंजाइम है बेटा, देख लो आप ध्यान से। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता सकूं, मैंने सिर्फ नाम लिखे अभी नहीं पढ़ाई क्रैब साइकिल, मैं इसको ऐसे बता सकता हूं। एक निमोनिक्स होता है जिसको हम नॉर्मली याद करा देते हैं। यहां पर सिट्रेट को लिखते हैं कैन, आइसोसिट्रेट को लिखते हैं इंटेलिजेंट, कैन इंटेलिजेंट, ऑक्सैलो को लिखते हैं ओम, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का करन, करन मतलब कीटो, सॉल्व, सम, फॉरन, माफिया, ऑपरेशन, कैन इंटेलिजेंट, ओम, करन, सॉल्व, सम, फॉरन, माफिया, ऑपरेशन। ये निमोनिक्स है, पर मैं निमोनिक्स पे बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर मुझे समझाना चाहिए। मैं इसके रिएक्शन समझाऊंगा आपको, अभी मैं फिलहाल यहीं रोक रहा हूं इसको, मैं इसके प्रॉपर रिएक्शन समझाऊंगा। पर आपको मैं क्या बता रहा हूं सुन लो ध्यान से,
वाई इट इज नोन एज क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल? क्योंकि पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड है, तो मैं इसके कुछ नाम लिख सकता हूं। पहला, इसको मैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहता हूं क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। दूसरा, इसको मैं C6 साइकिल भी कह सकता हूं पहले प्रोडक्ट के कार्बन के नाम पे। तीसरा, इसको मैं TCA कहता हूं। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, मैं इसलिए इसको TCA भी कह सकता हूं। और इसका एक और नाम है क्रैब साइकिल। तो ये इसके नाम है बेटा, नाम है। तो पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का है C6, जो सिट्रेट है उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल इसका नाम है क्योंकि पहला प्रोडक्ट, और क्रैब साइकिल साइंटिस्ट का नाम है। तो यहीं पर रोक रहे हैं इसको, ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद नहीं होगा आपको। कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन? मैं निमोनिक्स पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको एक एक रिएक्शन समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। आपको रिएक्शन से चीजें समझ आएंगी, लॉजिकल लगेंगी, क्लियर है? वो चीजें कराएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्रैब साइकिल में? पर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर है कि 2 कार्बन का कंपाउंड एंटर करेगा और मेरे पास कम से कम 2 CO2 बननी चाहिए। इसका मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप ये सब सोच पा रहे हो तभी होगा, क्लियर है? ये सब सोच पा रहे हो तभी होगा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, सुक्रोज कितनी क्रैब साइकिल कराएगा? सुक्रोज कितने कार्बन होता है? 12 कार्बन। आप खुद से सोचो, ग्लूकोज कितनी क्रैब साइकिल कराता है? 2। ग्लूकोज कितनी क्रैब साइकिल कराता है? 2। कितने कार्बन है? 6। तो 12 कार्बन वाला कितनी क्रैब साइकिल कराएगा? 4। जब तक आपने चीजें समझी नहीं हुई हैं तब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्लियर है? एक ग्लूकोज कितनी बार क्रैब साइकिल कराता है? 2 बार। तो एक सुक्रोज कितनी बार कराएगा? 4 बार, है ना? क्लियर है? चलिए, बहुत इसी बात पे आप लोग प्लीज पढ़ाई करिए और कोई मक्कारी नहीं करेगा। कल क्लास है आपकी, ठीक है? जैसे हमें नीड होगा हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, संडे को लेंगे और बिल्कुल लेंगे। जो बच्चे आएंगे उनका स्वागत है और जो नहीं आएंगे उनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है ऑर्डर करके। आप होमवर्क कल करके मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमने होमवर्क कर लिया है, तो प्लीज मुझे मैसेज करिए। DPP के अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्रैब साइकिल वाले पर मैसेज करिए। आप फोटोसिंथेसिस एक बार फिर रिवाइज करिए। मैं अभी आपके इसके हैंड रिटन नोट्स भी डलवा रहा हूं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वही चीज मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। मंडे को जो आपका एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा PDF की फॉर्म में, वो ट्रांसपोर्ट का होगा, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जब भी आप रेडी हो तभी दे देना। पर नॉर्मली जो बच्चे स्टार्टिंग से इस बैच से जुड़े हुए हैं प्लीज वो मंडे को दें, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा। रिवीजन टेस्ट जो भी चीज आपके लिए होगी, वर्कशीट बेटा कोई नहीं देगा आपको, वर्कशीट मैं बनाता हूं। मैं इस बात को बोलता ही नहीं कि कोई देगा नहीं देगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, वर्कशीट मैं खुद बनाता हूं जिसमें फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन होते हैं। वो एक अलग चीज होती है जब आप कभी भी एग्जाम से पहले वर्कशीट सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, आपको याद है टॉपिक पूरा, कहां गड़बड़ है? ठीक है बेटा, चलो बाय। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? बाय।